नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। रामगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों में झड़प। रूट विवाद में दो पक्षों के बीच हुआ पथराव, 6 से ज्यादा घायल, एक गंभीर। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक सोसो कला गांव में मूर्ति विसर्जन जुलूस के रूट को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पर पथराव कर दिया। इस घटना में आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गोला थाने के इंस्पेक्टर पंकज कुमार, थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप और एएसआई संजय गोराई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया और जुलूस को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया। इस झड़प में मीना देवी, जागेश्वर चौधरी, अनीता देवी, यशोदा देवी सहित कई लोग घायल हुए, जिन्हें सीएचसी में इलाज कर घर भेज दिया गया है। विवाद के दौरान सौम्या कुमारी नर्वस हो गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एएसआई संजय गोराई ने बताया कि आपस में विवाद हो गया था। मां सरस्वती की प्रतिमा चौधरी मोहल्ले से निकली थी। आपसी विवाद में लोगों के मामूली चोटें आई थी। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्री आज जाएंगे दिल्ली। झारखंड कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्री बुधवार को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि यात्रा प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में होगी। गुरुवार को वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान झारखंड के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विधानसभा चुनाव में खड़गे और राहुल गांधी ने झारखंड का लगातार दौरा किया था। मुलाकात के दौरान कांग्रेस आला कमान को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। नई सरकार गठित होने के बाद सभी विधायकों के साथ या आला कमान की पहली मुलाकात भी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी रांची आए थे, लेकिन उस वक्त सभी विधायकों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। पीएम आवास योजना 2.0 में घर बनाने के लिए करें आवेदन। जमीन है तो घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.50 लाख, 3 लाख होनी चाहिए आय। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के वर्टिकल 4 के तहत बेघरों को घर बनाने का मौका मिलेगा। रांची नगर निगम में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 300 वर्ग फीट का मकान बनाने के लिए सभी बेघरों को 2.50 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे लोग जिनके पास अपनी जमीन है वे आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने आसपास के सीएससी सेंटर, प्रज्ञा केंद्र या स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ निर्धारित कागजात की कॉपी अपलोड करनी होगी। आवेदन करने के बाद संबंधित कागजात के प्रिंट के साथ सभी दस्तावेज की कॉपी निगम के प्रधानमंत्री सेल में जमा करानी होगी। जांच के बाद लाभुकों का चयन किया जाएगा। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अन्य योजनाओं का लाभ लिया है, उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैक बोर्ड के नए चेयरमैन को लेकर बड़ा अपडेट। आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में ये हो सकते हैं नियुक्त। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति बुधवार को होने की संभावना है। इस संबंध में झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया गया है। जैक अध्यक्ष के लिए विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में रांची विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर एन हांसदा और उपाध्यक्ष के लिए बी बड़ाइक का नाम शामिल है। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 18 जनवरी 2025 से खाली है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण कक्षा 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो सका। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति बुधवार को होने की स्थिति में मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। नियुक्ति के साथ ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में इस वर्ष कुल 7,83,711 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इन परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए राज्य भर में कुल 2100 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। रांची में 18 दिन पहले ही गर्मी शुरू। 8 फरवरी के बाद बदलेगा मौसम। सुबह शाम लगती रहेगी ठंड। रांची सहित राज्य भर के मौसम में इस बार काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार गर्मी 18 दिन पहले ही पड़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार वर्ष 2024 के फरवरी माह में सबसे गर्म दिन 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस बार 2 फरवरी को ही रिकॉर्ड टूट गया। उस दिन रांची का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के साथ रात का पारा भी चढ़ने लगा। फरवरी माह शुरू होने के साथ ही रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस को
को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। उससे पहले सुबह में कोहरा और धुंध के साथ न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन दिन में आसमान साफ रहने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। रात में तापमान में कमी आ सकती है। इस तरह अभी सुबह और शाम ठंड लगती रहेगी। मौसम विभाग के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 4 फरवरी 2024 को रांची का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 4 फरवरी 2025 को अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूरे माह तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आम लोगों के लिए कल से खुलेगा राजभवन, साथ में ले जाना जरूरी होगा ये प्रमाण। राजभवन का खूबसूरत उद्यान आम लोगों के लिए 6 फरवरी से 12 फरवरी तक खुला रहेगा। इस दौरान नागरिक यहाँ के सुंदर फूलों और हरे भरे पौधों का आनंद ले सकेंगे। उद्यान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। लोगों को प्रवेश के लिए गेट नंबर 2 से दोपहर 1 बजे तक अनुमति मिलेगी। सभी को आधे घंटे तक उद्यान में रहने की अनुमति होगी। बता दें कि उद्यान में प्रवेश के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद सुरक्षा जांच होगी, जिसके बाद प्रवेश मिलेगा। विसर्जन जुलूस में हमला करने वाले आरोपियों की हो जल्द गिरफ्तारी, बाबूलाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रामगढ़ के गोला में सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस पर समुदाय विशेष द्वारा हिंसक हमला किया गया, जिसमें 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीण शांतिपूर्वक मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे थे, लेकिन समुदाय विशेष के लोगों द्वारा रास्ता रोककर जुलूस में जा रहे बच्चों महिलाओं पर हमला किया गया। हैरानी की बात है कि घटना के वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान स्पष्ट होने के बाद भी पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। अगर जल्दी प्रशासन ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई नहीं की तो जनता को मजबूरन आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। रांची में सड़क हादसे में सीयूजे के 2 छात्रों की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। राजधानी रांची में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों विद्यार्थी सीयूजे के बताए जा रहे हैं। वहीं छात्रों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। घटना बुधवार सुबह मांडर मुर्गू पुल के पास की है। बताया गया कि मृतकों की पहचान दिवेश मंडल और हुगली निवासी ऐश्वर्या के रूप में की गई। सूत्रों की माने तो दिवेश सीयूजे में पीएचडी जियो इन्फॉर्मेटिक्स और ऐश्वर्या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों मूल रूप से बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई। तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने दोनों मृतकों को अपने चपेट में ले लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि सड़क जाम होने से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जेईई मेन जनवरी सत्र की आंसर की जारी, 6 फरवरी तक दर्ज कराए आपत्ति। जेईई मेन 2025 के जनवरी सत्र का प्रश्न पत्र, प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट जारी कर दी है। यह परीक्षा 22 से 23 जनवरी तक आयोजित की गई थी, जिसमें 13 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। रांची में भी करीब 10,000 छात्रों ने परीक्षा दी। परीक्षार्थी 6 फरवरी की रात 11:50 बजे तक आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए एनटीए की आधारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर प्रश्न पत्र और रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट डाउनलोड कर सकते हैं। संभावना है कि जेईई मेन 2025 जनवरी सत्र का परिणाम 12 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान भोजपुरी गाने को लेकर विवाद, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के टुंडी रोड में सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान भोजपुरी गाना बजाने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद आरोप है कि पुलिस ने बच्चों और महिलाओं पर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज की घटना के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। आधे दर्जन से अधिक बच्चे और महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान भोजपुरी गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसके बाद मारपीट की घटना हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने माहौल को शांत कराने के बजाय महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बरवा अड्डा टुंकी सड़क को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिलने के बाद बरवा अड्डा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली। दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। थाना प्रभारी के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण शांत हुए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी, अब नहीं कर सकेंगे ये मनमानी।
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब सरकारी कर्मचारी नियमों और शर्तों के तहत ही सोशल मीडिया का उपयोग कर सकेंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। सरकार के मुताबिक सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर मर्यादित और अनुशासित व्यवहार बनाए रखे, वे सरकारी नीतियों की आलोचना, राजनीति से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी और आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचे। कोई भी सरकारी कर्मी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा और किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। अपने अकाउंट की डीपी या प्रोफाइल पिक्चर में किसी राजनीतिक दल का प्रतीक नहीं लगा सकेगा। सोशल मीडिया पर सरकार की नीति या किसी सरकारी कार्रवाई पर टिप्पणी, आलोचना या चर्चा नहीं कर सकेंगे। किसी भी संवेदनशील या गोपनीय जानकारी को साझा करने पर रोक होगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण, अश्लील या धमकी भरे पोस्ट नहीं कर सकेंगे। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या क्षेत्र को लेकर भेदभावपूर्ण टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी सरकारी कर्मी किसी उत्पाद या व्यवसाय का प्रचार नहीं कर सकेगा। आर्थिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। गढ़वा में 45 आदिवासी परिवार राशन से वंचित, सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। गढ़वा के बिचका गांव के 45 आदिवासी परिवार पिछले 14 महीने से राशन से वंचित है। मिली जानकारी के अनुसार इन्हें डीलर द्वारा व्यापक कटौती कर अनाज दिया जाता था और जब इन्होंने इसका विरोध किया तो इसके बाद राशन इन्हें मिलना ही बंद हो गया। ये लोग ग्रामीण प्रखंड से लेकर राज्य तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन दर दर दौड़ाए ही जा रही है। लेकिन अब इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संज्ञान लिया है। इस घटना से नाराज सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर गढ़वा डीसी को टैग करते हुए एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में सीएम ने लिखा है, यह स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। गढ़वा जिलाधिकारी तत्काल मामले का संज्ञान ले एवं सभी परिवार को उनका हक दिलाए। इसके साथ इस स्थिति के लिए दोषी सभी व्यक्तियों पर न्यायोचित कार्रवाई पर सूचना दे। जेएसएससी ने नगर पालिका सेवा परीक्षा के 19 पदों पर रिजल्ट किया जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड नगर पालिका सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के 19 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के अनुसार बागवानी अधीक्षक के 3 अभ्यर्थी, सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर के 5 अभ्यर्थी, सैनिटरी सुपरवाइजर के 4 अभ्यर्थी, राजस्व निरीक्षक के 5 अभ्यर्थी और विधि सहायक के 2 अभ्यर्थी का चयन होगा। आयोग ने बताया कि शेष पदों के परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बड़ी खबर, कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग के 4 गुर्गे हथियार के साथ यहां से गिरफ्तार। धनबाद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल और जिंदा बम सहित कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अपराधियों में आजाद आलम, गोलू रवानी, सोनू कुमार नायक और सचिन यादव शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। डीएसपी विधि व्यवस्था नौसद आलम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि की गिरफ्तारी एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हुई है। एसएसपी के निर्देश पर मटुकुरिया इलाके में छापेमारी करते हुए प्रिंस खान गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 4 जिंदा गोली और 4 जिंदा बम, एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। नगड़ी टोल प्लाजा दुर्घटना मामले की जांच शुरू, रांची जिला प्रशासन ने भी लिया बड़ा एक्शन। रांची के नगड़ी टोल प्लाजा दुर्घटना मामले में झारखंड एनएचआई के क्षेत्र पदाधिकारी एनएल योतकर ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ इस घटना की जांच के लिए डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। झारखंड एनएचआई द्वारा जारी जांच में यह देखा जा रहा है कि यह घटना किस परिस्थिति में हुई और टोल प्लाजा के हाईमास्ट लाइट का पोल कैसे गिरा। निर्माण में खराब गुणवत्ता की दृष्टि से भी जांच की जा रही है। क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि पूरी घटना की जांच के बाद उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दोषियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भी घटना की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता और इटकी के अंचल अधिकारी को शामिल किया गया है। उपायुक्त ने कमेटी को घटना स्थल पर जाकर स्थलीय जांच करते हुए अविलंब जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सीएम हर माह राशन कार्ड धारकों को राशन देने की नियमित व्यवस्था करने का दे निर्देश, बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रत्येक माह सभी राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। बाबूलाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि गढ़वा के बिचका गांव के 45 आदिवासी परिवार पिछले 14 महीने से भुखमरी के कगार पर है। इन्हें इनके हक का अनाज कटौती कर दिया जाता है, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया तो पूरा राशन ही बंद कर दिया गया। बाबूलाल ने आगे लिखा कि शिकायतें प्रखंड, जिला और राज्य स्तर तक पहुंची, लेकिन सरकार इतनी बहरी निकली कि उनकी पुकार
बस फाइलों में ही गुम होकर रह गई। 14 महीने के बाद चिर निंद्रा से उठे मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया है, लेकिन राशन वितरण में लापरवाही का तो ना तो यह पहला मामला है और ना आखिरी। पूरे प्रदेश में ऐसे लाखों गरीब आदिवासी परिवार हैं जिनका हक का राशन अफसर और सत्ताधारी दल नेता खा ले रहे हैं। राशन वितरण में पारदर्शिता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बकाया रॉयल्टी के लिए केंद्र को दी खुली चेतावनी, कहा बंद कर देंगे खदानें। धनबाद के गोल्फ मैदान में आयोजित झामुमो के 93वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कड़े तेवर में दिखे। इस दौरान उन्होंने खुलेआम केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र से कोयले की रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अपने हक के लिए जरूरत पड़ी तो खदानों को भी बंद कराएंगे। अगर हम कोयला रोक दे तो पूरा देश अंधेरे में छा जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी रांची आए थे तो उन्होंने साफ कह दिया था कि झारखंड में चल रही कोयला खदानों की जमीन के बदले वही मुआवजा देना होगा जो राज्य सरकार तय करेगी। अगर यह सौदा मंजूर नहीं तो कोयला खदानों को बंद कर दे। सीएम ने कहा कि इस पर कोयला मंत्री ने कहा कि यहाँ जमीन की दर काफी है पर राज्य सरकार ने इसे कम करने से मना कर दिया है। कोयला मंत्री ने कहा है कि वे केंद्र सरकार से रॉयल्टी मद से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कराएं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होगा। पंचायत स्तर पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। गोड्डा में डीबीएल कंपनी की ग्रेटर से युवक की मौत। मूर्ति विसर्जन में जा रहे थे, शहीद के भतीजे को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी फूकी। झारखंड के गोड्डा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में डीबीएल कंपनी के ग्रेडर गाड़ी की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के नजीर टोला के पास हुई इस घटना में मृतक की पहचान शहीद वीरेंद्र महतो के भतीजे अनिल महतो के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब अनिल मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा था। डीबीएल कंपनी की ग्रेटर गाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक अपने पीछे 3 महीने के नवजात बच्चे, पत्नी और मां को छोड़ गया है। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की और डीबीएल कंपनी के एक डंपर को आग के हवाले कर दिया। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। 3 साल के भीतर 8.27 लाख छात्रों का नामांकन घटा झारखंड के स्कूलों में। झारखंड के स्कूलों में 3 साल के भीतर 8.27 लाख छात्रों का नामांकन घट चुका है, जो UDAS+ की हालिया रिपोर्ट से सामने आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23 और 23-24 के दौरान हर साल नामांकन में गिरावट आई है। हालांकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नामांकन रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पाई है। यह गिरावट केवल सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि निजी स्कूलों में भी देखी जा रही है। यहाँ तक कि निजी स्कूलों में नामांकन दर सरकारी स्कूलों से भी कम रही है। पिछले 3 सालों में जहां सरकारी स्कूलों में 3,99,021 छात्रों का नामांकन घटा है, वहीं निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 4,28,474 तक पहुंच गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि स्कूलों में नामांकित सभी छात्रों का डेटा UDAS+ पर सही तरीके से नहीं भरा जा रहा है। शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने इसे चिंताजनक स्थिति बताते हुए कहा कि इससे राज्य की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनका कहना है कि यह स्थिति जिला स्तर के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है, क्योंकि स्कूलों द्वारा नामांकित छात्रों का पूरा आंकड़ा सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इस वजह से 10 जिलों धनबाद, गिरिडीह, पलामू, रांची, हजारीबाग, देवघर, गुमला, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और गढ़वा के जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। मुआवजे में जोड़ा गया ब्याज, दी गई राशि का हिस्सा बन जाता, उसे अलग नहीं कर सकते झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में राशि और ब्याज सहित राशि के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एक बार ब्याज को उस राशि में शामिल कर लिया जाता है जिसके लिए अवार्ड दिया जाता है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत भूमि अधिग्रहण निष्पादन मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश रद्द करने के लिए दायर याचिका पर आया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के आधार पर गणना चार्ट के विरुद्ध डिक्री का धारक की गणना पर आपत्ति खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया कि 1 मई 2013 से 31 अगस्त 2020 तक 15% प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 3,27,765.12 रुपए का भुगतान करना था, लेकिन BCCL ने गणना चार्ट तैयार किया जिसमें 1 मई 2013 से 31 जनवरी 2023 तक 15% ब्याज की गणना केवल 2,75,896.66 रुपए की मूल राशि पर की गई। इस प्रकार कुल अवार्ड राशि में पहले से अर्जित ब्याज का एक हिस्सा शामिल नहीं है, जबकि ब्याज सहित मुआवजा 6,03,661.78 रुपए हो गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनकी भूमि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अधिकृत की गई है और उनके नाम पर अवार्ड तैयार किया गया। नगड़ी डबल मर्डर, जमीन विवाद में हत्या की आशंका, हिरासत में कई लोग।
मंगलवार की रात रांची के नगड़ी में हुए दोहरे हत्याकांड को जमीन विवाद के चलते अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए रांची एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। रांची के नगड़ी में हुए दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में रांची पुलिस की टीम आधे दर्जन लोगों से पूछताछ कर रही है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा खुद मामले पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार की शाम करीब 7 बजे स्कूटी सवार 2 अपराधियों ने नगड़ी थाना क्षेत्र के कतरपा गांव में बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों मृतक चाचा भतीजा है। अब तक की जांच के अनुसार जमीन विवाद के चलते दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए रांची पुलिस को भी जो सुराग मिल रहे हैं, उसके आधार पर तुरंत ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। रांची के सीनियर एसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि दोहरे हत्याकांड मामले में कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। जमीन से लेकर आपसी रंजिश तक हर एक एंगल से जांच की जा रही है। खूंटी एसपी ने खुद संभाली ऑपरेशन अफीम की कमान, लाठी से फसलों को किया नष्ट। नक्सलवाद के खात्मे के बाद खूंटी पुलिस ने अफीम को जड़ से उखाड़ने और जिले को अफीम मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन अफीम शुरू किया है। एसपी अमन कुमार ने मंगलवार से ऑपरेशन अफीम की कमान संभाल ली है। मंगलवार को 11 किसानों को जेल भेजने के बाद वे खुद लाठी लेकर खेतों में पहुंचे और लाल गुलाबी रंग से लहला रही फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उनके साथ डीएसपी वरुण रजा, खूंटी थानेदार मोहन कुमार समेत दर्जनों जवान मौजूद थे। एसपी के खेत में पहुंचते ही जवानों का मनोबल बढ़ गया और जवानों ने भी एसपी के साथ 20 एकड़ जमीन पर लगी फसलों को नष्ट कर दिया। खूंटी थाना क्षेत्र के कुंदी गांव के जंगल और झाड़ियों के बीच एक बड़े भूखंड पर 100 एकड़ से अधिक जमीन पर लगी फसल की सूचना मिलने पर एसपी अचानक खेत में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे खूंटी डीएसपी और थानेदार समेत बड़ी संख्या में जवान कुंदी पहुंच गए। एसपी के पहुंचते ही खेतों में 3 ट्रैक्टर दौड़ने लगे और उसी खेत में एसपी ने लाठी लेकर फसलों को हिलाना शुरू कर दिया। एसपी ने बताया कि खेत में जाने का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि अफीम नष्ट करने के दौरान कार्रवाई का तरीका क्या है और खेत नष्ट करने के बाद सैंपल कैसे इकट्ठा करना है और खेत का जीआर कैसे लेना है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और खेत नष्ट करने के बाद खेत मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज कर जमीन मालिकों को गिरफ्तार किया जा सकता है।